हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको संविधान में भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब भारत सरकार का तो विधि अधिकारी होता है प्रथम, तो वो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। या भारत सरकार का पक्ष रखने वाला अगर कोई विधि अधिकारी होता है तो वो महान्यायवादी होता है। इस पद की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं, जो संविधान को बनाने वाले थे, संविधान का निर्माण करने वाले थे, ने इसके लिए संविधान में पृथक प्रावधान रखा है। मतलब इसकी आवश्यकता को देखते हुए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसके लिए अलग प्रावधान रखा है संविधान के अंदर, संविधान को बनाते हुए। देखिए, बात करते हैं संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन मिलता है या वर्णन है। कौन से? अनुच्छेद 76 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन मिलता है। और भाग 5 में, भारत के संविधान के भाग 5 में, सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में वह भारत सरकार से संबंधित वादों एवं मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करना होता है या भारत सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करता है। मतलब कि अगर कोई सरकार का कोई काम है या कोई कार्य है जो उच्चतम न्यायालय में उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा हो, सरकार की सपोर्ट के लिए, सरकार के जो प्रावधान है, सरकार के जो नियम वगैरह हैं उनको बताने के लिए, या कोई भी अगर मामला है उच्चतम न्यायालय के अंदर, तो उसको अगर कोई लड़ेगा सरकार की तरफ से या कोई भी सरकार का पक्ष रखेगा उसके लिए, तो उसके लिए एक पद है अलग से, महान्यायवादी। कौन रखेगा? महान्यायवादी रखेगा। उच्चतम न्यायालय के अंदर अगर कोई सरकार का पक्ष पेश करेगा उच्चतम न्यायालय के अंदर, तो वो कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी। इसीलिए इसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति आदेश कर दे तो वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भारत सरकार की तरफ से बोलता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह सरकार से संबंधित किसी मामले में सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भी जाता है। मतलब भारत सरकार से संबंधित अगर कोई मामला है जो सुनवाई के लिए जरूरी है या जिस पर सुनवाई होनी है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय के अंदर भी अगर कोई जाएगा तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी या भारत की तरफ से लड़ने वाला एक अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी, जो उच्च न्यायालय के अंदर जाता है सुनवाई के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नियुक्ति व पदावधि के बारे में, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उसकी पदावधि के बारे में। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में। महान्यायवादी की नियुक्ति, जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो मंत्री परिषद की सिफारिश से करते हैं। जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के महान्यायवादी की। किसकी नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी की। पद की स्थिति महान्यायवादी न तो सरकारी सेवक होता है, मतलब अगर पद की स्थिति से देखें तो भारत का जो महान्यायवादी होता है न तो वे सरकारी सेवक होता है और न ही पूर्णकालिक विधि परामर्शी है। कैसा है? पूर्णकालिक विधि परामर्शी भी नहीं होता है भारत का महान्यायवादी। पद की अवधि, अगर पद की अवधि के बारे में बात करते हैं, समय के बारे में बात करते हैं, उसका पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसकी इच्छा पर निर्भर करता है भाई? राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती तब वह भी
त्याग पत्र दे देता है, मतलब जो सरकार सत्ता में है अगर वह सत्ता में नहीं रहती है तो वह अपना त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश पर होती है। मतलब जो उस समय सरकार होती है वो जो सिफारिश करती है तभी महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और सामान्यतः ऐसे पदों के लिए हर नई सरकार राष्ट्रपति के पास किसी नए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है। मतलब कि जब सरकार चेंज होती है तो वह अपना खुद का विधि अधिकारी चुनती है, मतलब खुद के विधि अधिकारी को चुनने के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सिफारिश करती है, जिससे कि वह कहती है कि आप राष्ट्रपति महोदय हमारे सपोर्ट के लिए इस विधि अधिकारी को नियुक्त करिए, इस महान्यायवादी को नियुक्त करिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है उसकी योग्यता। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसको? महान्यायवादी को। मगर उसके लिए क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए एक महान्यायवादी की वही योग्यता निर्धारित की गई है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की होनी चाहिए। मतलब जो महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता वही होती है जो हमारे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती है। इसी वजह से तो इसको भारत का प्रथम विधि अधिकारी या न्यायिक अधिकारी कहा जाता है, जो भारत सरकार की सपोर्ट में खड़ा होता है। अगर कोई भी मुकदमा है तो भारत सरकार की तरफ से कौन बोलेगा? तो महान्यायवादी उस मुकदमे को लड़ता है या उस सुनवाई को करता है। वह भारत का नागरिक हो, यह होना आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। उससे किसी उच्च न्यायालय में, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव हो, अथवा उसने किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो। 10 वर्षों तक क्या किया हो? उसने वकालत की हो, या तो किसी उच्च न्यायालय के अंदर, या वह 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस न्यायालय का जज रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो? उसका जज रहा हो, या उसको कार्य अनुभव होना चाहिए 5 वर्षों का कम से कम। मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए 5 वर्षों का, या 10 वर्षों तक वह वकील रहा हो। मतलब चाहे वो कोई भी न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर। ये नहीं कि हाँ उसके लिए कोई उच्च न्यायालय विशेष होता है, वो किसी भी भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं, किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर वह न्यायाधीश रहा हो 5 वर्ष के लिए, या वह कम से कम किसी उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वकील रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक वकील रहा हो। नंबर 3 है, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो तो वह किसी और न्यायिक मामलों का पर्याप्त जानकार है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति महोदय का संतुष्ट हो तो वह किसी और न्यायिक मामलों का पर्याप्त जानकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए पद से हटाना। अब देखिए उसको कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। महान्यायवादी को जब राष्ट्रपति अपने पद से हटाने के लिए कहें तब उसे उस पद को, या वो जो उसका पद होता है, पद से हटना पड़ता है। मतलब उसको अपना पद खाली कर देना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति महोदय ने उससे कहा है कि आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए, आप अब अपने पद से हटाए जाते हैं, तो समझ लीजिए उसी समय वह महान्यायवादी अपने पद से हट जाता है। दूसरे अवस्था में वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर अपनी मर्जी से पद को छोड़ सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति महोदय के कहने से पहले अगर वो चाहे कि मुझे ये पद छोड़ना है तो वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप करके अपने पद से पहले ही हट सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए पारिश्रमिक। महान्यायवादी की पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी पारिश्रमिक जो है महान्यायवादी के लिए निर्धारित नहीं है हमारे संविधान के अंदर। आगे बात करती हैं
मुख्य विधि अधिकारी के रूप में इसके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मुख्य विधि अधिकारी के रूप में कार्य मतलब वर्क एज चीफ ऑफिसर के रूप में इसके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। महान्यायवादी के, वह भारत को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जिसकी अपेक्षा और आवश्यकता राष्ट्रपति को होती है। मतलब जिसकी अपेक्षा और उसकी आवश्यकता राष्ट्रपति को होती है, वह ऐसे मामलों पर या ऐसे विषयों पर सलाह देता है राष्ट्रपति महोदय को। वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप के कार्यों का पालन करता है, या कार्य जो दिए जाते हैं उसको उनका पालन करता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, जो विधिक स्वरूप के कार्य हों, वह उस कृत्यों का या उन कृत्यों का, कहें कि वह उन कृत्यों का भी निर्वहन करता है जो संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा सौंपे जाते हैं या सौंपे गए हैं। संविधान के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा उसको सौंपे गए हैं, उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है, उन कर्तव्यों का भी पालन करता है, उन कर्तव्यों को भी निभाता है। महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। मतलब वह किसी भी न्यायालय के अंदर जा सकता है, किसी भी न्यायालय के अंदर, भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं सभी में सुनवाई कर सकता है वह। या जैसे कि संसद की अगर बैठक चल रही है तो वो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, यह भी उसको अधिकार है हमारे भारत के महान्यायवादी को। आगे बात करते हैं, देखिए उसके अधिकार के बारे में। उससे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। मतलब संसद के दोनों सदनों में वह भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, यह उसको अधिकार है। वह संसद के संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। मतलब उसको भाग लेने का हक है, बोलने का अधिकार भी है, मगर उसको मत देने का अधिकार नहीं है भारत के महान्यायवादी को। उसे संसद सदस्यों के समान भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके अनुसार ही उसको, मतलब उनके समान अनुसार नहीं, उनके समान उसको भत्ता और विशेषाधिकार दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं सीमाओं के बारे में। देखिए सीमाएं क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सीमाओं के बारे में बात करते हैं। महान्यायवादी की सीमाएं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। मतलब जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। हालांकि जो ब्रिटेन देश होता है, ब्रिटेन का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। हमारे देश का नहीं होता परंतु ब्रिटेन का होता है। वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह, मतलब जो भारत सरकार है उसके विरुद्ध कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है भारत सरकार के विरुद्ध। उसे उस मामले में गोपनीयता बरतनी होती है। उस मामले में क्या करना पड़ता है, उसे गोपनीयता बरतनी पड़ती है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होना है, जिस मामले के संबंध में क्या उसे भारत सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत होना है, वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। मतलब जब तक कि भारत सरकार उससे ना कहे, उसको अनुमति ना दे तो किसी भी व्यक्ति के लिए वह बचाव के मामले में या बचाव की बात नहीं कर सकता है, उसका बचाव नहीं कर सकता है। लेकिन उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। मतलब जो उसकी निजी विधिक कार्यवाही है उससे नहीं रोका जा सकता है महान्यायवादी को। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निर्देशक का पद स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि अगर वह, ये समझ लीजिए, अगर वह महान्यायवादी बन गया है तो समझ लीजिए उसके जो कार्य, उसका जो भी कार्य क्षेत्र होगा वह सब अधिकार को करने के लिए भारत सरकार की अनुमति लेगा। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि वह कुछ पक्ष में सुनवाई कर सकता है या रख सकता है, मगर भारत सरकार की अनुमति उसको लेनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए
आगे बात करते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता के बारे में, मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अपर महाधिवक्ताओं का पद भी विधि अधिकारी नियम एवं शर्तों नियमावली 1987 के अंतर्गत निर्मित है। किस नियमावली के अंतर्गत? 1987 की। यह नियमावली पहली बार 1972 में बनाई गई थी। कब बनाया गया था इस नियमावली को? 1972 में। और उसके बाद ही अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति शुरू की गई। मतलब उस नियमावली के बाद ही महाधिवक्ताओं की नियुक्ति शुरू की गई। इस पद पर आसीन अधिकारियों का कार्य, जो अपर महाधिवक्ता होते हैं, उनका कार्य है महाधिवक्ता को विधिक मामलों में सलाह देना होता है, या वो विधिक मामलों में सलाह देते हैं महाधिवक्ता को, तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। मतलब जब उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह भारत सरकार का न्यायालयों में पक्ष रखते हैं। देखिए आगे देखते हैं भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है, जिसका मुख्य कार्य महान्यायवादी की सहायता करना होता है। मतलब महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महान्यायवादी की सहायता करना। दोनों में अंतर यह है कि जहां महान्यायवादी का पद जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, वहीं जो महाधिवक्ता होता है उसका पद संवैधानिक न होकर के केवल वैधानिक है। कैसा पद है महाधिवक्ता का? केवल वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। भारत के महाधिवक्ता का कार्य भी प्राय यही है कि वह विधिक मामलों में केंद्र सरकार को सलाह दे तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न न्यायालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हो तथा उसका पक्ष रखे। वही कार्य होता है जो महान्यायवादी का होता है। आगे बात करते हैं। देखिए अब हम कर लेते हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता में तुलना कि क्या अंतर होता है महान्यायवादी और महाधिवक्ता में। तो देखिए महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत होता है और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत होता है। देखिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो महान्यायवादी होता है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। किसके समान होती है योग्यता? महान्यायवादी की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। वहीं पर अगर हम महाधिवक्ता को देखें तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल महोदय। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है या उसके समान होता है, जबकि यह उच्चतम न्यायालय के वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नंबर 2 अगर देखिए तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जो राष्ट्रपति जब तक उसको मतलब राष्ट्रपति का जब तक सहमति होगी, ठीक है, तब तक क्या होगा? वह अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, ठीक है। मतलब जब तक राष्ट्रपति को विश्वास है तब तक वह बना रहेगा, और यहां पर जब तक राज्यपाल को विश्वास है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। नंबर 3 बात करें तो केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। मतलब किसका विधिक अधिकारी होता है? केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी होता है। अगर इसकी बात करें महाधिवक्ता की तो यह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। किसका प्रथम विधिक अधिकारी होता है? राज्य का, और यह है केंद्र सरकार का। आगे नेक्स्ट तुलना की बात करें तो देखिए अब बात करें हम महान्यायवादी के बारे में। तो देखिए जो महान्यायवादी होता है उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। मतलब महान्यायवादी का जो वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। किसके समान मिलता है वेतन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
और महाधिवक्ता का वेतन जो है वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। किसके समान मिलता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। आगे बात करें, देखिए अंतर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखिए, संसद की कार्यवाही में बोलने का अधिकार लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, क्योंकि सदस्य नहीं होता है, मतलब कि संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसको मत देने, वोट देने का अधिकार नहीं है। परंतु यह कार्यवाही कर सकता है, संसद में सुनवाई कर सकता है। ठीक है। अगर हम देखें महाधिवक्ता को, तो विधानसभा में सदस्यों को, मतलब विधानसभा में सदस्यों को बोलने का अधिकार होता है, मतलब विधानसभा में इसको बोलने का अधिकार होता है। मतलब अगर ये चाहे, जैसे कि ये संसद के अंदर सुनवाई करता है, वैसे ही ये बोल सकता है। कहां पर? विधानसभा के अंदर। पर मत देने का अधिकार इसको भी नहीं होता है। मत अधिकार देने का अधिकार महान्यायवादी को भी नहीं है और महाधिवक्ता को भी नहीं। आगे बात करते हैं, देखिए कंपेयर नंबर 6 की। ठीक है, क्या है छठी कंपेयर इनके बीच में, तो देख लेते हैं। देखिए, वकालत कर सकता है, यह क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं। मतलब यह वकालत कर सकता है, बोल सकता है किसी भी पक्ष में, मगर भारत सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता। यह भी वकालत कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता। यह राज्य के लिए होगा और यह केंद्र के लिए होगा। दोनों होते हैं विधि अधिकारी, वह राज्य की सरकार को देखता है और ये भारत सरकार को देखता है। देखिए, हमने आपको महान्यायवादी के बारे में और महाधिवक्ता के बारे में बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो को जैसा समझते हैं, आपको अच्छी लगी या जैसे भी लगी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लगा है तो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।